बीते दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के ही एक कार्यक्रम में तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। मुसलमानों के बिना हिंदुत्व के अधूरा रहने का दावा किया तो आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान की तारीफ की। शमशान और कब्रिस्तान की बात करने वालों को नसीहत दी तो संघ को मुस्लिम ब्रदरहुड बताने वालों को संघ समझाया भी। माना गया कि इस कार्यक्रम के जरिए संघ ने अपनी मुस्लिम विरोधी छवि तोड़ने की कोशिश की है। कभी आरक्षण की समीक्षा की बात कहने वाले संघ ने अब फिर से स्थिति स्पष्ट की है। यकीनन संघ ने कई सवालों के जवाब दिए तो कई सवाल अधूरे भी रहे और कई नए सवाल पैदा भी हुए। क्या वाकई अब मुल्क के मुसलमान को संघ से दूरी बनाने की जरूरत नहीं बची? क्या संघ अपनी छवि बदलने की कोशिश में है? क्या संघ धर्म और जाति की बजाय हिंदुत्व को धार देने की कोशिश में है? क्या वाकई संघ दल नहीं नीति का समर्थन करता है? अगर हाँ तो भाजपा मतलब संघ और संघ मतलब भाजपा क्यों? संघ के इस कार्यक्रम का 2019 में सियासी मतलब क्या कुछ होगा? यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनिंदर ठाकुर जी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाजशास्त्री हैं। राजकुमार फलवारिया साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप संघ विचारक हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आप मुस्लिम धर्म गुरु हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हिंदू धर्म गुरु महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी भी जुड़ रहे हैं। आप बीएचपी के मार्गदर्शक मंडल की अहम भूमिका के तौर पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और इन तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की युवा पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़े ये रिपोर्ट देखिए। 2019 के सियासी रण से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, भविष्य का भारत कैसा हो, इस मुद्दे पर संघ प्रमुख ने रखी अपनी राय। भागवत ने कहा कि मुस्लिम बिना हिंदुत्व कैसा। हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि यहाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। भागवत के बयान को कांग्रेस ने दिखावा करार दिया है। आरएसएस का कल तक का इतिहास, आज तक का इतिहास तो यही कि वो कहते कुछ है करते कुछ है। और मैं इस बयान को यही कह के खारिज करता हूँ कि यहाँ भी कथनी और करनी में अंतर है। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सिर्फ दिखावा मात्र है। इन बयानों के क्या सियासी मायने हैं और 2019 चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल है कि क्या संघ अब बदल रहा है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल राजकुमार जी आपसे, क्या आपको लगता है कि इस 3 दिन के कार्यक्रम में संघ अपने बारे में जो तमाम अब तक अवधारणाएं बनती रहीं उनको तोड़ने में सफल रहा? अनुराग जी, मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने लगभग 9 दशक, लगभग 93 वर्ष हो चुके हैं, 1925 में स्थापना हुई और लगातार इस देश के मूल समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहा है और अब उसका विराट स्वरूप भी अब देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज इस डोमेन में, डिस्कोर्स में संघ की महत्व है। तभी आज मीडिया चैनल में संघ के नाते कोई जानकार, कोई विशेषज्ञ आता है, अपनी बात को रखता है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए संघ का सभी लोगों के बीच में, क्योंकि मीडिया के थ्रू या किसी और चैनल के माध्यम, पत्रकार के माध्यम से उनकी इंटरप्रिटेशन होती थी या पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उनको उसके विवरण करते थे, उसकी जानकारी देते थे। तो संघ ने अपने सभी अन्य विचार के लोगों के माध्यम से अन्य विचार को जानने को और समझने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए 3 दिन का व्याख्यान रखा। उसमें परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने संघ की स्थापना से लेकर वर्तमान स्थिति तक संघ की जानकारी रखने का प्रयास किया। ठीक है, और उस प्रयास में सफलता मिलती है आपके मुताबिक राजकुमार? हाँ, निश्चित तौर पे। मैं आज एक अखबार की कटिंग देख रहा था, जफर इकबाल करके मुस्लिम पत्रकार, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा जबरदस्त। उन्होंने लिखा कि अब इस देश के मुस्लिम समाज को भी संघ के करीब आने की आवश्यकता है। जी, ये नुमानी साहब से मैं समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और वो उन्होंने कहा कि मैं संघ का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मुझे इस व्याख्यान के बाद मुझे लगता है कि संघ को, हमारे साथ नुमानी साहब हैं, उनसे समझेंगे। लेकिन अखिलेश जी, संघ प्रमुख ने कहा कि समाज को जोड़ता है संघ। सवाल मेरा आपसे, तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर या अलग अलग मुद्दों पर समाज को तोड़ता कौन रहा सर? इतनी सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है मोहन भागवत जी को? 90 साल हो गए, 90 साल हो गए आरएसएस की स्थापना हुए और आज पूरे देश में उनके लगभग 60-70 हज़ार स्वयंसेवक हैं, लाख। 130 करोड़ की आबादी में 1% भी नहीं है। तो इतनी व्याकुलता क्यों है? उनकी स्वीकारोक्ति क्यों नहीं बढ़ रही? उन्हें चिंतन करने की आवश्यकता, हमें कुछ नहीं करना है।
हम नहीं रोक रहे हैं भैया, वो समझा दे लोगों को। 90 साल में तो नहीं समझा पाए सर, माफ 90 साल में तो नहीं समझा पाए। प्रणब मुखर्जी जब जा रहे थे तो रोक तो आप रहे थे जी। बड़ी अच्छी बात आपने देखिए, जिलों में एक मुकदमा लगता है, गुंडा एक्ट। जब गुंडा एक्ट लगता है किसी पे तो उसकी प्रक्रिया ये होती है कि वो अपने ज़िले के मुअज्जिज लोगों से लिखवा के चिट्ठी लाता है डीएम ऑफिस में कि ये फलां व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और ये बड़े नेक दिल हैं, बड़े सामाजिक हैं, इन पे जो ये धाराएं लगी हैं ये द्वेष बस लगी हैं। तब वो गुंडा एक्ट हटता है। वो हाल बीजेपी आरएसएस का है। क्यों सर्टिफिकेट ले रहे हो भैया कि वो मेरे यहाँ आए, देखो बड़े अच्छे हैं, वो भी मेरे यहाँ आए थे, मैं बड़ा अच्छा हूँ। जरूरत क्या है आपको इन सब चीज का सर्टिफिकेट लेने की, देने की? ठीक है, अगर आप अच्छे हैं तो लोग आपको स्वीकार कर लेंगे। मनिंदर ठाकुर जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या इस कार्यक्रम के जरिए आपको यह भी समझ में आता है कि धर्म और जाति की बजाय वो जो हिंदुत्व की सोच है, विचारधारा है, उसको जमीनी स्तर तक ले जाने की कोशिश की है संघ ने, जिसका 2019 में राजनीतिक मतलब भी समझ में आता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि संघ इस वक्त एक फॉरवर्ड गार्ड की तरह काम कर रहा है भाजपा के लिए, ताकि वो आम लोगों तक ये बातों को ले जा सके और अपने जो बेस है उसको बढ़ा सके। परेशानी ये हो रही है कि संघ की बातें अब हिंदुओं को भी ठीक से समझ में नहीं आने लगी हैं, क्योंकि कथनी और करनी दोनों का एक होना बहुत ज़रूरी है। आप यदि ये कहते हैं एक तरफ कि नहीं मुसलमान हमारे हिस्से हैं और हम एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं जिसमें सब लोग रह सकें, दूसरी तरफ आप वायलेंस करते हैं और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये बात समझ में लोगों को नहीं आती है। तो ये क्लैरिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें जब होने लगती हैं, इससे दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात ये कि कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये बात है कि लोग हमें नहीं मान रहे हैं और ये मौका है जब हमारे सत्ता भी है तो उसके बल पे हम लोगों को मनवा सकें इन बातों को, जो आज तक वो बाहर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के, तो लोगों के दिमाग में ये बात जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा इसको मिलने वाला है। राजीव जेटली, क्या 2019 में संघ के जरिए कुछ फायदे की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, खासकर तब जबकि अब धर्म, जाति, आरक्षण, इन तमाम मुद्दों को कहीं पीछे करके हिंदुत्व की सोच, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ताकि ना आरक्षण का जिक्र हो, ना किसी तरीके के अत्याचार का जिक्र हो। देखिए, पहली बात यह है कि अगर आप जिस भी व्यक्ति ने माननीय मोहन भागवत जी की उस स्पीच को सुना होगा, उसके बावजूद भी अगर वो उसमें त्रुटियां निकालता है तो उसकी मंशा तो बिल्कुल साफ हो जाती है। कम से कम इस देश के अंदर वो एकता नहीं चाहता। माननीय मोहन भागवत जी ने एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा हमारा कभी भी विरोध मुसलमान या किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष से नहीं रहा, और ये इतिहास गवाह है। पहले भी आप उठा के देखिए कहाँ पर किस व्यक्ति ने विरोध किया मुसलमान जाति का इस देश के अंदर। जब भी विरोध तो हुआ, मतलब नुमानी साहब अगर आपको टोपी पहनाएंगे तो आप पहनेंगे? मैं एक बार, अब आप सार्वजनिक मंच से इनकार नहीं करेंगे टोपी पहनने से? एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा कभी विरोध, टीका लगाने की जरूरत नहीं, टोपी लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा कभी विरोध नहीं हुआ, विरोध कभी नहीं हुआ। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी अगर इस देश में शुरुआत हुई तो धर्म के आधार पे हुई, और उसका भी सबको स्वतंत्रता है, सबके पास अधिकार है। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजहों से भी अगर आपने उसको ग्राउंड बना के देश का बंटवारा किया तो विरोध हिंदू की तरफ से हुआ, या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ग्राउंड बनाकर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ग्राउंड बनाकर भी आपने कहीं ना कहीं बंटवारे की तरफ लेकर गए। माननीय भागवत जी ने एक ही बात बहुत स्पष्ट करी कि हमारा विरोध कभी नहीं रहा। कोई इतिहास उठा के देखिए, कौन से देश में गए, कौन से देश पे कब्जा किया, कौन से देश को लूटा। अरे मैं कहता हूं पहली बार उन्होंने एक संदेश दिया, आपके लिए इसलिए दिया कि उन्होंने कहा कि आप सब हमारे भाई हैं। देखिए अभी एक मैं स्पष्ट करता हूं इस बात को। उन्होंने कहा आप सब हमारे भाई हैं, हमारी किसी के साथ किसी भी तरह की विचारधाराओं में भी हमारा कहीं मतभेद नहीं है। अगर विचारधाराओं में मतभेद की बात कहता हूं तो मेरे भाई अभी बताएंगे, मेरे भाई अभी बताएंगे, मेरे भाई इस देश में अभी बताएंगे। जेटली साहब, अगर सब कुछ सामान्य है तो ये हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कौन करा रहा था? मैं इन्हें कहता हूं ये मुसलमान है, मैं इन्हें कहता हूं ये मुसलमान है। वो अलग बात है कि अरब देश कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। दंगे कौन करा रहा था? बहुत गंभीर विषय, दंगे कौन करा रहा था सर देश में? इस देश अगर सब कुछ सामान्य है तो मुसलमान है, और जो जिस देश से इस्लाम चलता है वो कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। तो किसमें गलती हुई, कहां पर फर्क आता है? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर सब कुछ सामान्य है, सब कुछ बेहतर है, बिना मुसलमानों के हिंदुत्व की कल्पना अधूरी है, तो इस देश में आज तक धर्म के आधार पर
सांप्रदायिक दंगे क्यों नजर आए? कौन दोषी आपके मुताबिक? देखिए, राजीव जेटली। आपने जब मेरा पहला वर्जन लिया तो सबने अपने अपने विचार रखे और सबने कहा हम मोहन भागवत जी के विचारों से संतुष्ट नहीं है। और संतुष्टि ना होने का मतलब सीधा सीधा ये जाता है कि कहीं ना कहीं जाति के नाम पर बंटवारा, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर बंटवारा, ये राजनीतिक सर्वाइवल हो सकते हैं। इसी चर्चा में निकल के आएंगे, देखना अभी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ये आंकड़े रखने शुरू करेंगे जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन महंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, जब संघ प्रमुख भी मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात करें तो क्या माने कि एक महंत के तौर पर आप भी इतनी उदारता दिखा रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को कुछ समय के लिए भुला देते हैं? क्या तैयार हैं आप? नहीं, देखिए, संघ ने प्रारंभ से लेके अभी तक लोगों को राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी है, आज भी दे रहा है। और मैंने प्रत्यक्ष देखा है, हमारे कई स्वयंसेवक पूजा पद्धति से मुस्लिम थे और दायित्व रहा है उनके पास, तो संघ के तरफ से कोई अछूता नहीं है, वहाँ राष्ट्र प्रेम की शिक्षा है। आपने मेरे से प्रश्न किया है जी, हमारा तो प्रार्थना रहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबको समाहित करना चाहते हैं। जहाँ तक आपने मंदिर की बात की, आज भी मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई वास्तव में जो धार्मिक मुस्लिम है, कोई अच्छे मुस्लिम ने मंदिर की कभी कोई व्याख्या विपरीत में की, ऐसा मेरे देखने में नहीं आया। राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग जरूर उसका विरोध करते हैं, परंतु कोई नहीं, लेकिन राजनीतिक लिहाज से कुछ लोग कहते हैं कि इस दिवाली से पहले मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। विरोध करता है, ऐसा मुझे देखने में नहीं आता। कम से कम अब आप संघ से तो उम्मीद मत कीजिएगा राम मंदिर को लेकर। चाहेंगे, और हम तो चाहेंगे कि हमारे मुस्लिम बंधु साथ रहे हमारे। ठीक है, अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? संघ और राष्ट्रभक्त और राष्ट्रभक्ति, संघ और लोकतंत्र, ये सब दो उल्टी विचारधाराएं हैं। अभी यहीं पे हमारे भाजपा के मित्र ने 2 बार कहा कि अगर कोई मोहन भागवत जी के बयान में खोट निकालता है, उन्होंने लिखा, तो इसका मतलब वो भारत की एकता का विरोधी है। यही है संघ। अगर मेरी विचारधारा से आप भिन्न हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, आप आतंकवादी हैं, आप देशद्रोही हैं, आप हिंदुस्तानी नहीं हैं, कुछ भी नवाज देंगे भाई। नहीं, आपका इंटरप्रिटेशन तो नहीं है। नहीं, देखिए, हिंदुस्तान या हम हिंदू, उसकी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहा हम उनकी सावरकर के हिंदुत्व की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। उसमें है मुंडे मते भिन्ना, जितने दिमाग हैं उतने विचार होंगे, सबकी सुनी जानी चाहिए, सबके विचार का सम्मान, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके तहत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये नहीं है। यहाँ पे तो अगर आप कहेंगे, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई आपको 92 साल हो गए, आपको लोग स्वीकारते क्यों नहीं है? हमारा उसमें कोई वो राजनीतिक इकाई नहीं है अखिलेश जी, वो राजनीतिक इकाई नहीं है। अरे तो परेशान क्यों है? स्वीकारने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। स्वीकारने मतलब 90,000 ही लोग, 90 लाख ही लोग हैं, वो चाहते हैं कि हर कोई। जब आपने आपातकाल लगाया था तो संघ के विरोध का फायदा तमाम राजनीतिक दलों को मिला था। संघ वो इकाई है। किसी को फायदा नहीं मिला था। जंग आजादी में अंग्रेजों के साथ समाजवादियों को फायदा मिला, वामपंथियों को फायदा मिला। बात है, जंग आजादी में अंग्रेजों के साथ थे, दुनिया जानती है। इन लोगों ने खूब गवाहियां दी अंग्रेजों की तरफ से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1992 में बंगाल में, सर आपकी सरकार में मंत्री थे, बात होने दे, आपकी सरकार में मंत्री थे। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चीजों को तोड़ के मत पेश किया करिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी। एक सवाल मेरा आपसे, क्या अब मुसलमानों को इस देश के संघ के प्रति जो अब तक सोच रही है उसको बदलने की जरूरत है? देखिए, मैं संघ वालों से बहुत पहले से कहता रहा हूं कि अगर आप लोग 2 चीज़ को अलग कर दें तो वहीं से जो है अच्छी शुरुआत हो जाएगी। मोहन भागवत का वक्तव्य जो कुछ उन्होंने 3 दिन में कहा है, हमें जो है ये प्रस्थान बिंदु के रूप में जो है इसे देखना चाहिए। और राजकुमार फुलवारिया साहब से अभी मैं चंद दिनों पहले कह रहा था, भागवत जी के बयान से पहले मैंने कहा कि बंच ऑफ थॉट्स में जो छठा अध्याय है जी, उसमें जो कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन और मुसलमानों जो आंतरिक खतरा बतलाया है, अगर आपने ये कहना बंद कर दिया, इसको छोड़ दिया और जो है हमको हिंदू के बजाय आप जो है हिंदुस्तानी कहने लगे, तो यहीं से जो है अच्छी शुरुआत हो जाएगी। नहीं, लेकिन बंच ऑफ थॉट को तो नुमानी साहब छोड़ दिया है, लेकिन आप भारतीय पूर्वज हैं। अब जो है मोहन भागवत ने खुद कह दिया कि वो जो है ये एक जो है वो समय था और उससे वो बंधी हुई चीजें थी, वो जो है कोई जरूरी के भाव। लेकिन नुमानी साहब, पूर्वज गौरव, जब पूर्वज गौरव का शब्द लिया जा रहा है, अगर कथनी और करनी में समानता हो और तालमेल हो जाए तो मैं इसको अच्छी शुरुआत मानता हूं। अगर 2 चीजों से ये लोग जो है हमें हिंदू को बजाय हिंदुस्तानी और जो है
हमें आंतरिक खतरा हिंदुस्तानी का तो आप मान है। हैं, जैसे कि आप जो है लेकिन कहा जा रहा है संघ के मुताबिक पूर्वज गौरव, फलवारिया साहब क्या मतलब है पूर्वज गौरव का? हम ये मानकर चल रहे हैं इस देश में आज भी मुस्लिम जो समाज है, आज उसने पूजा पद्धति बदल दी होगी, निश्चित तौर पे उसकी पूजा पद्धति भिन्न होगी, लेकिन हम ये मानते हैं इस देश तो क्या में भारत इसीलिए में घर रहने वापसी का वाला, जिक्र होता है? जो भारत में रहने वाला व्यक्ति है और जो भारत को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और संस्कृति को क्या प्यार इसीलिए घर करता है, वापसी का जिक्र वो होता है? हिंदू है, वो क्या हिंदू इसीलिए है, घर वापसी और का जिक्र हिंदू होता है? संप्रदाय की पहचान नहीं है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान अहम रहा, यह कहना है संघ प्रमुख का। बीजेपी का हर प्रवक्ता लगातार इस बात को नकारता रहा और सीधे सीधे हमले करता रहा सियासी तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। यह कैसा विरोधाभास? देखिए, दो क्या आपको लगता है कि संघ प्रमुख दरअसल में बीजेपी को नसीहत दे रहे थे? देखिए, पहले तो दो बातें इसको समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कांग्रेस का योगदान रहा, अगर कांग्रेस के योगदान के हिसाब से चर्चा करेंगे तो ए.ओ. ह्यूम, उनके शायद पोते जो होंगे वो आज यहाँ सर, जब देश को आजादी मिली थी तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जो उसके संस्थापक थे उनके पड़पोते यहाँ के प्रधानमंत्री होने चाहिए थे फिर तो। पंडित नेहरू की आलोचना अभी भी जारी रहेगी बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से संघ प्रमुख की इस नसीहत के बाद भी। देखिए, पंडित नेहरू जी एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। पंडित नेहरू जी और जिन्ना जी दोनों राजनीतिक पार्टी से आते हैं, घनिष्ठ मित्र रहे हैं आपस में। राजनीतिक सर्वाइवल की वजहों से हम लोग यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं बैठ करके। हो सकता है कोई और विचारधारा भी बीच में आ जाती हो, लेकिन दो लोगों की वजह से दो देशों का निर्माण हुआ है, और वो निर्माण जब हुआ है तो उसकी खंडना करना, उसका विरोध करना किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक आम नागरिक का भी अधिकार है। ठीक है, क्या उस आम नागरिक का? राजकुमार जी, मैं आता हूं आपके पास। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, राजीव जेटली जब उदाहरण दे रहे हैं मित्रता का तो जिन्ना याद आ रहे हैं अभी भी। जिन्ना के कमेटी में ये लोग थे, जिन्ना के मित्र थे, और जिन्ना से पहले टू नेशनल थियरी सावरकर ने अहमदाबाद में 1932 में दी। फिर जिन्ना को कहा, फिर आरएसएस ने अपनी वहां दी, बाकायदे दस्तावेज लिखा पढ़ी में है, सब कुछ है। मुद्दा था भविष्य का भारत कैसा हो। सबको इंतजार था संघ प्रमुख के बयान का। अलग अलग मुद्दों पर संघ प्रमुख ने अपने विचार रखे। हिंदुत्व किसी से भेदभाव नहीं करता। संघ प्रमुख के इस बयान की खूब चर्चा हुई। संघ प्रमुख ने गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स किताब पर अपनी राय रखी। कौन राज्य करे ये तो चुनाव जनता करती है, परंतु कैसा चले राष्ट्रहित में, इस राष्ट्र नीति के बारे में हमारे मत है, और हम पहले से बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, और जितनी शक्ति है उतना उसके अनुसार हो इसका प्रयास भी करते हैं। समय के साथ बदलाव होता है। संघ प्रमुख ने यही संदेश देने की कोशिश की। इसके साथ ही कांग्रेस पर उनका बेहद अहम बयान सामने आया। संघ का विचार है, हिंदुत्व का विचार है, और वो संघ का है ना, संघ ने खोजा हुआ विचार नहीं है। अपने देश में परंपरा से चलता आया हुआ विचार है, और थोड़ा सा प्रचार का भ्रमजाल दूर हटाकर हम देखेंगे तो सबका माना हुआ सर्वसम्मत विचार है। मंच से संघ प्रमुख ने तमाम विरोधियों को जवाब देने की कोशिश की, तो साथ ही दिल्ली में 3 दिन चले कार्यक्रम में उन लोगों को भी बुलाया जो संघ की आलोचना करते रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत नवल किशोर दास जी, आपसे समझना चाहूंगा, संघ प्रमुख के इन तमाम बातों के बाद क्या हम उम्मीद करें कि कम से कम जो कट्टर हिंदू धर्म गुरु हैं, संत हैं, वो अब हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे, धर्म के लिहाज से मुसलमानों को एक खतरे के तौर पर नहीं बताएंगे? देखो बंधु, यहाँ हमारे यहाँ कट्टरता नहीं, कट्टरता की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो राष्ट्रता की बात है, कट्टरता की बात कर रहा है। हमारे यहाँ कट्टरता की बात, हमारे तो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं हम सब तो। और देखिए, संघ ने भी कहीं कोई कट्टरता की बात ही नहीं की। जो राष्ट्र की बात करे, समन्वय की बात करे, सबको साथ लेके चलने की बात करे, ऐसे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति की भूरि भूरि प्रशंसा करें, चाहे वो किसी विचारधारा का हो। जिसने राष्ट्र के लिए कुछ किया है, राष्ट्र प्रेम के लिए कुछ किया, आज भी चाहे पहले किया चाहे आज किया है। लेकिन इस पूर्वाग्रह से निकलने के लिए क्या तैयार हैं हिंदू धर्म गुरु कि वो कहें कि हाँ, देश के मुसलमानों से देश को कोई खतरा नहीं है? महंत जी, नहीं, मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है, पर इस्लाम के नाम पे जो जिहाद कराई जा रही है उससे खतरा है। ठीक है, आतंकी से खतरा है, वो किसी भी मजहब का हो। मुस्लिमों से या किसी अन्य धर्म वाले व्यक्तियों से कोई खतरा नहीं है, परंतु इस्लाम के नाम पर जो जम्मू में, कश्मीर में जो खतरा हो रहा है, जिहाद हो रही है, उससे जरूर खतरा है।
जिहाद से खतरा। नुमानी साहब, कैसे आप देखेंगे और क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व को लेकर जो बातें संघ प्रमुख ने कही हैं, स्थितियां साफ हो चुकी हैं, आने वाले दिनों में किसी तरीके का विरोध देखने को नहीं मिलेगा? चूंकि मोहन भागवत जी जो है बहुत उच्च पद पे आसीन है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। वो कुछ बोलेंगे तो बहुत कुछ मतलब निकाला जाएगा, लेकिन ये नीचे वाले जो है यही तो गड़बड़ करते हैं। मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो है गिरिराज सिंह और बोलेंगे, विनय कटियार और बोलेंगे, साक्षी महाराज और बोलेंगे, तो ये लोग जो अनंत हेगड़े और बोलेंगे, ये जो बोल रहे हैं, तो इनको जब रोकते नहीं है तो वहीं सवाल खड़ा होता है कि हम तो ऐसे बोलेंगे, तुम ऐसे बोलते रहना। राजीव जी, जरा एक चीज आप बताइएगा, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं अभी नुमानी साहब, उसको थोड़ा समझाइए। आपकी पार्टी का नारा है, दावा है सबका साथ सबका विकास, और विपक्ष का बड़ा हिस्सा इस नारे पर सवाल खड़ा करता आया है पिछले 4 साल से। संघ प्रमुख हिंदुत्व को लेकर, मुसलमानों को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर जो बातें कह रहे हैं, कैसे दर्शक, कैसे देश की जनता यकीन कर ले? देखिए, सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे तो सारी सरकारी योजनाएं वो धर्म देखकर, जाति देखकर नहीं दी जाती हैं। हर किसी को वो अधिकार मिलते हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, वो खाना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सबके साथ सबके बीच में उसका बराबर का बंटवारा होता है। जो ये प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, दिक्कत कहाँ शुरू होती है, जब वोट की खातिर आप सारे संसाधनों को सीमित करके बोलते हैं। ये कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी ने बोला, सारे संसाधनों को सीमित करके कहते हैं ये केवल मुसलमानों का है। यहाँ पर बात आती है, यहाँ प्रश्न उठता है कि जो बंटवारा सबके अंदर बराबर का होना चाहिए, वो आप कैसे समेट देते हैं केवल एक धर्म विशेष के अंदर? और धर्म विशेष के अंदर समेटते नहीं है, धर्म विशेष को बरगलाते हैं, उनको उनके पास भी वो संसाधन नहीं। अखिलेश जी, जरा बताइएगा। देखिए, एक उदाहरण तो दिया इन्होंने, मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। क्या आप वाकई समाज को जोड़ने की बात करते आए हैं? साथ ही एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्या संघ को लेकर आपने डराने का काम तो नहीं किया है समाज को, वोटर को, कि संघ से दूर रहो? संघ को किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि उसे डरो या ना डरो, वो खुद ही रोज डरवाती है, सबको दिखता है खुद ही। पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये जितने लोग हैं, माला जो हत्या करके आते हैं उनको माला पहना जाता है, जो छूट के जेल से आते हैं उनको कहते हैं तुम्हारा मुकदमा हम लड़ेंगे, वो तो खुद ही दिख रहा है और भरा पड़ा है। कलबुर्गी से लगा जितने लोग पढ़े हैं वो सारे लोग खुद ही दिख रहे हैं, बताने का सकता नहीं है। आज ये है, देखिए हमें, और जो सवाल मेरा अधूरा रह गया, अल्पसंख्यकों का पहला हक संसाधनों के समाज को बांटने की कोशिश की आपने नहीं। यही फर्क है आप में और बीजेपी में। आप अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और अब बीजेपी के प्रधान कहा मुसलमान, झूठ बोलना तो इनकी डीएनए में है ना। अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, अल्पसंख्यक में सिर्फ आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान ही आते हैं। नहीं सुनिए, आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान ही आते हैं। आबादी और उसकी बात नहीं है, लेकिन उसका पूरा सेंटेंस पढ़िए आप कट पेस्ट करके इतना सुना देंगे, इतनी बात कर देंगे। एक लाइन समझ में नहीं आ रही कि सभी लोग एक हो जाएं। मतलब सिख भी मुसलमान है, जैन भी मुसलमान है, बौद्ध भी मुसलमान है। आपका कहने का मतलब ये है। संघ प्रमुख जब कह रहे थे कि शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं होनी चाहिए, ये बात वो लोग करते हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं, वो नहीं जो वेलफेयर की बात करना चाहते हैं। दरअसल में संघ प्रमुख किसको नसीहत दे रहे थे? ये वास्तव में जो अभी आपने मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक, पर मुझे सरसिंह चालक जी ने भी कहा कि आज अल्पसंख्यक की व्याख्या होनी चाहिए, परिभाषा होनी चाहिए। ये माइनॉरिटी का जो स्टेटस है, मैं तो ये मानता हूं इस देश के अंदर रहने वाला मुसलमान अल्पसंख्यक है ही नहीं। अगर उसको कश्मीर में मुसलमान राजकुमार जी, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ये बयान भी संघ से पहले आया था और अब कहा जा रहा है कि आरक्षण जारी रहेगा। सॉरी, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ये बयान आया था और अब कहा जा रहा है कि आरक्षण जारी रहेगा। कहीं विरोधाभास इन मुद्दों को लेकर भी तो नहीं? आज के तारीख में 2015 में ये बयान दिया था राजकुमार जी। मेरा ये मानना है कि 2 विषयों पर मैं अभी बात करूंगा। एक, अल्पसंख्यक की एक डेफिनेशन होने की आवश्यकता है। आरक्षण के अंदर हमारा सीधा मानना है कि जब तक इस समाज में भेदभाव है, अत्याचार है, तब तक उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और संविधान में दिया गया आरक्षण के हम पक्ष में है। 2018 में समीक्षा की जरूरत नहीं है। आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ये समाज स्वयं ना कहे। ये वंचित समाज 15 में समीक्षा की जरूरत थी, 18 में समीक्षा की जरूरत नहीं है। मनिंदर ठाकुर, शमशान और कब्रिस्तान की बात जब संघ प्रमुख करते हैं तो दरअसल में नसीहत किसे दे रहे होते हैं? मुझे साफ लगता है कि पार्टी को नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा को नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में भाजपा ने वेलफेयर के जितने वायदे किए थे उनको छोड़कर वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और इस तमाम तरह के कंट्रोडक्टरी इशूज़ को उठाते रहे हैं। इसलिए भाजपा को ही ये नसीहत दी गई है, और ये नसीहत इसलिए दी गई है
कि उनकी लोकप्रियता इस बात को लेकर घटती जा रही है। ये बात संघ को अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि संघ नीचे के लेवल पे सर्वे करवाता है और संघ के पास ये मैकेनिज्म है कि वो पब्लिक ओपिनियन को समझ सके। ये एक तरह से उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। राजीव जेटली, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक कौन है और क्या है, डेमोक्रेसी का जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है, जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है इनकी, उस पूरी अंडरस्टैंडिंग में परेशानी है, क्योंकि ये बेसिकली डेमोक्रेसी को जिस पुराने अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं वो हो नहीं पा रही है। तो इनके अंदर अल्पसंख्यकों को मैनेज करने का जो टेक्निक है वो टेक्निक नहीं है। वो हमेशा इसको एनिमी के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में एक अदर क्रिएट करना जरूरी है। राजीव जी, वो अदर क्रिएट कर रहे हैं बार बार। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, संघ प्रमुख की इन तमाम बातों के बाद क्या जमीनी स्तर पर इसका अमल होता दिखेगा? क्या इस देश में आगे किसी को पाकिस्तान जाने की नसीहत नहीं दी जाएगी? क्या इस देश में गौकशी के नाम पर भीड़ कानून अपने हाथ में नहीं लेगी? देखिए, पहली बात यह कि पाकिस्तान जाने की नसीहत कभी भी इस देश से किसी भी हिंदू समाज, अगर आपने कोट किया इस बात को, किसी भी हिंदू ने नहीं कहा था कि आप पाकिस्तान जाइए, और ना पाकिस्तान की कल्पना भी करी थी कभी भी। पाकिस्तान का निर्माण तो जो हुआ उसके पीछे जो वजहें रही हैं वो अभी चर्चा का विषय नहीं है फिलहाल। लेकिन मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूं, कितना विरोध है इस बात को लेकर कि जो संघ की विचारधारा कहती है कि हमें एकजुट होना है, उस विचारधारा को बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके की विचारधारा को तोड़ने की कोशिश बंटवारे से पहले भी की गई थी और उसी का नतीजा ये निकला। इसी तरीके से मैंने सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में कहा, इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हुआ था इस बात के लिए कि सभी समाजों का उत्थान हो। सर, वो अंग्रेजों ने शुरू किया था आजादी से पहले, जिन्ना ने उस पर अपनी मोहर लगाई और जिद पर लगातार कायम रहा। आज भी यही मोहर लगा रहे हैं। तो जिन्ना और अंग्रेज आदर्श रहेंगे क्या इस देश में? उस वक्त जिन्ना ने लगाई थी वही मोहर लगाई जा रही है। ठीक है, वो कांग्रेस कर रही है। विचारधारा ये कह रही है हमें एक होना है, और उसमें से चुन चुन कर अगर ये कहते हैं कि ये दलित है। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जी कहिए आप अपनी बात, और साथ में देश की युवा पीढ़ी के जहन में किस तरीके के सवाल हैं उन सवालों को भी लेंगे। लेकिन उससे पहले अखिलेश जी आप अपनी बात कहिए। देखिए, ये कहते हैं कि सबको एक होना चाहिए, भारत को सब एक हैं। हाँ, आरएसएस के साथ नहीं है, पीड़ा उनको ये है। इनका जब ये कहते हैं कि एक हो, यूनाइट हो, तो इसका मतलब है कि सब हमारे साथ हो। चिंता मत करें आरएसएस वाले आदरणीय मोहन भागवत जी, ये देश एक है। या तो पूरा भाषण सुना होता उनका। सवाल है जाति धर्म क्या है, और अगर ये इतने ही इम्पोर्टेंट, मतलब इसकी वजह से हम लड़ते क्यों हैं, क्यों आपस में लड़ाई होती, और बनाया किसने इसे? कब तक धर्म जाति के नाम पर लड़ाई होती रहेगी? मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आप हमेशा बीजेपी और आरएसएस को स्वर्ण जाति से जोड़कर देखते हैं और कट्टरवादी विचारधारा का बताते हैं, लेकिन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा इन्होंने दिया, SC/ST एक्ट को पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने बदला, आरक्षण का समर्थन मोहन भागवत ने किया, और इसके साथ ही हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भी शामिल होंगे इन्होंने कहा। तो ये इन्होंने जो मुखौटा और DNA बदल लिया है या फिर 2019 की तैयारी है? ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि पहले सवाल उसके बाद जवाब दीजिए। मोहन भागवत जी ने जो कहा वो अब 2019 के चुनाव की राजनीति के लिए कहा है या फिर आम मुसलमान को अपने जुड़ाव के साथ रखने के लिए कहा? ईमानदार कोशिश है या चुनाव? सर, मेरा सवाल कांग्रेस से है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत वो जन्मधारी हिंदू मंदिरों में मानसरोवर यात्रा में गए, तो उनकी श्रद्धा थी या वो राजनीतिक स्टैंड था? ठीक, हिंदू को जवाब दो। सर, मेरा क्वेश्चन राजकुमार जी से है। सर, अभी मोहन भागवत जी ने बोला है कि SC/ST एक्ट के ऊपर कि संरक्षण सबको मिलना चाहिए लेकिन कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो सर, मैं अपना क्वेश्चन एक आंकड़े देकर आपसे पूछना चाहूँगा कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि अभी फॉल्स केस जो SC/ST एक्ट के ऊपर रखे गए हैं वो 8,900 हैं। तो सर, आप मेरा एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि अगर इतिहास में इस एक्ट का दुरुपयोग किया गया है तो क्या इसका आप गारंटी दे सकते हैं कि अभी नहीं होगा? बिल्कुल, हालांकि ये सवाल ऐसा राजनीतिक सवाल है कि विपक्ष भी बोलने से बच रहा। खड़े हो जाइए प्लीज। सर, ये मतलब प्रणब मुखर्जी को सर वहाँ के मतलब सभा में जाने से रोका जाता है, तो ऐसा तो डर नहीं था कि प्रणब मुखर्जी वहाँ जाने के बाद कांग्रेस की बुराइयां करेंगे, उनके गलतियों का डर क्या? ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में, जमहूरियत में डर क्या है? एक और बस आखिरी सवाल। सर, हमेशा कहा जाता है कि हम लोग इक्वल है, हम लोग यूनिटी में रहेंगे, बट फिर ये रिजर्वेशन लाके सबको इक्वल क्यों नहीं रखते, सबको अलग क्यों कर देते हैं? सवाल बहुत सारे, लेकिन मनिंदर सर एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। जो सवाल यहाँ पर पूछा, एक तरफ कांग्रेस अपनी जो हिंदू विरोधी छवि है उसको बदलने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी का यहाँ पर जिक्र किया, और दूसरी तरफ संघ या कहें भाजपा जो मुस्लिम विरोधी छवि है उसको बदलने की कोशिश कर रही है। विकास के तमाम दावों के बीच में ये धर्म आधारित जो छवि बदलने की कोशिश है, इसके पीछे क्या कुछ वजह आपको नजर आती है?
एक तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही है, जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को हमने अडॉप्ट किया है, उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अडॉप्ट किया है, उस इकोनॉमिक पॉलिसी में जनहित होना, वेलफेयरिज्म को इन्होंने ख़त्म कर दिया। न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट का मुश्किल है, उसमें लोगों का, किसानों का हित होना मुश्किल है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दोनों ही पार्टियां रेज करती हैं, उनको ये सूट करता है। महेंद्र जी, क्या आपको भी लगता है कि ये एक मजबूरी बन चुकी है इस देश की कि धर्म और जाति आधारित राजनीति ही आगे बढ़ती रहेगी, इसी तरीके से तमाम नेता अपने अपने दावे करते रहेंगे और विकास जैसे जरूरी मुद्दे कहीं पीछे छूट जाएंगे विमर्श में भी? महेंद्र जी, नहीं, अच्छा तो है कि राष्ट्र की बात हो, विकास की बात हो, पर हो नहीं पाती। कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके लोग वहीं जातवाद पंथवाद पे लेकर के आ जाते हैं, और एक तरफ से नहीं, हमें लगता है सब तरह से थोड़ा बहुत, कहीं कम कहीं अधिक। तो इंडिया बोले में आज बात संघ प्रमुख के बयान की और उसको समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तमाम तरीके की बातें इस चर्चा में अब तक आ चुकी हैं, लेकिन राजीव जेटली जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या आने वाले दिनों में जो बातें अब संघ प्रमुख ने कही हैं उसके बाद इस तरीके की भी उम्मीद की जाए कि इसका फायदा राजनीतिक तौर पर बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी? देखिए, संदेश देते हुए देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और इस नारे से हम कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। माननीय भागवत जी ने भी यही बात कही कि एकजुटता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैंने आपसे कहा कि चर्चा, आज अच्छी बात है कि वो चर्चा उस दिशा में नहीं गई, लेकिन पहली बार एक अच्छी बात है, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, हो सकता है ठाकुर जी भी अगर किसी बात पर आपत्ति हो इनको, कांग्रेस ने उस बात का खंडन करना है जो बात इस देश को जोड़ती हो, क्योंकि कांग्रेस की शुरुआत इस देश के बंटवारे से हुई है। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल मेरा आपसे है, संघ के इन तमाम तस्वीर साफ करने के बाद क्या आपको लगता है कि विपक्ष के तौर पर आपकी मुश्किलें कुछ बढ़ने जा रही हैं? अब कोई मुद्दा आपके पास नहीं बचा जिस पर आप संघ को भेज सकेंगे? वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाले क्षेत्र, ठीक, सुन लेते हैं राजकुमार जी, लिखा के ले लीजिएगा इनसे, ठीक है। अखिलेश जी सुनिए, विपक्ष के तौर पर मुश्किलें आपकी बढ़ने वाली हैं 2019 करते हैं। अरे सुनिए, झूठ बोलने की मशीन है, वो सिखाया जाता है झूठ बोलना आरएसएस में। ये कह रहे हैं कि जात धर्म की हम बात नहीं करते, मनुवाद और मनुस्मृति इनकी कहते हैं कि वही मेरा संविधान है, लेकिन यहाँ पर अपने अपने तर्क है, अपनी अपनी दलीलें हैं। देखना होगा 2019 के लोकसभा चुनाव तक आते आते इन तमाम बातों का जमीनी स्तर पर किसका असर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, आप सभी का भी अहम सवाल पूछने के लिए। रुकना है कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं।